दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो लिटरेरी वर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द थिंग्स दे कैरेट, जिसको लिखने वाले हैं टिम ओब्रायन। ओब्रायन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क काउंट होता है ये बेसिकली कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। इसके अंदर टोटल 22 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं एंड दे ऑल आर एसोसिएटेड विद वियतनाम वॉर। जी बिल्कुल, ये शॉर्ट स्टोरीज़ वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हुई हैं कि टिम ओब्रायन ने खुद और कुछ इनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने वियतनाम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था एंड देन क्या आउटकम था उसका, क्या इम्पैक्ट हुआ वियतनाम का लोगों के लाइफ्स के ऊपर, इन सब को राइटर ने इन शॉर्ट स्टोरीज़ के कलेक्शन के अंदर डिस्कस किया है, जो कि टोटल 22 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाए तो हाईली सिंबॉलिक टाइटल है। क्यों? द थिंग्स दे कैरिड। यहाँ पे दे कौन है? सोल्जर्स, और वो करेक्टर्स जिनका राइटर इन शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन के अंदर जिक्र करेगा। वो करेक्टर, वो सोल्जर्स अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके गए, उन चीज़ों को द थिंग दे कैरिड कहा गया। और वो थिंग्स कौन सी थी? वो टेंजिबल भी थी, इंटेंजिबल भी थी, यानी कि वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं और वो चीज़ जिनको हम छू नहीं सकते। जिनको हम छू नहीं सकते वो कौन सी हैं? वो हमारी इमोशंस, जिसमें हमारा गिल्ट, हमारा फियर, हमारा लव, रिपेंटेंस, प्राउड, सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे करेक्टर हैं, इन सब के पास इंटेंजिबल थिंग्स भी हैं और टेंजिबल थिंग्स भी हैं। टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक, पिक्चर्स, लेटर्स, ये सब कुछ हम देखेंगे। हर करेक्टर के पास कोई ना कोई चीज़ है और वो अपने साथ वो चीज़ लेकर गया है। क्यों लेके गया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस स्टोरी के की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन हम राइटर के बारे में बात करेंगे। तो की फैक्ट्स है बेसिकली, जो फुल टाइटल है इसका द थिंग्स दे कैरिड है, 1980s में लिखा गया और यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा गया था। पब्लिकेशन इसकी 1990 के ड्यूरेशन में हुई। लिटरेरी पीरियड उस टाइम कंटेम्प्रेरी चल रहा था। इसका यानरा वॉर नॉवल है और लिटरेचर ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कंसीडर होता है ये। सेटिंग इसकी हम देखेंगे वियतनाम, मिनेसोटा, सेंट्रल लोवा। ये इसकी सेटिंग प्लेस के लिहाज से दिखाई जाएगी इसके अंदर। पॉइंट ऑफ व्यू इसका थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमारे की फैक्ट्स हो गए डिस्कस। अब हम बात करते हैं राइटर के बारे में, टिम ओब्रायन के बारे में। बेसिकली हमारे जो राइटर हैं वो 1946 में पैदा हुए एंड ही इज स्टिल अलाइव। 222 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर उनकी एज 75 ईयर्स बनती है। ठीक है, तो 1946 में इनकी बर्थ होती है 1 अक्टूबर 1946। तो प्रेजेंटली इनकी 75 ईयर्स एज है। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और इनका बेस्ट नोन वर्क मैंने आपको बता दिया, द थिंग्स दे कैरिड है। और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसके अंदर ओब्रायन ने अपने वियतनाम वॉर के अंदर जो इनका एक्सपीरियंस था उनसे इंस्पायर होके स्टोरीज का कलेक्शन क्रिएट किया है। और उनके इस वर्क को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओब्रायन के वर्क को वियतनाम क्लासिक के नाम का टाइटल दिया है। जब ओब्रायन 12 ईयर्स के थे तो इनको इनकी फैमिली के साथ मिनेसोटा नाम की प्लेस पे मूव होना पड़ा। और ये प्लेस हम लोगों को इनके इस रिस्पेक्टिव वर्क के अंदर सेटिंग के तौर पे भी नज़र आता है। 1968 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया आर्मी के अंदर और इनको वियतनाम भेजा गया, जहाँ पे 1968 से 1970 तक इन्होंने आर्मी को अपनी सर्विसेज दी। फिर जब ये वॉर से वापस आए और वॉर से वापस आके इन्होंने किया, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उधर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। देन इन 1973 इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाई जो कि एक मेमोर था। उसका नाम था इफ़ आई डाई इन अ कॉम्बैट जोन, बॉक्स मी अप एंड शिप मी होम। देन 1979 में इनको एक नेशनल बुक अवार्ड मिला इनके नॉवल गोइंग आफ्टर कैसियाटो की बेस पे। लेकिन इनका जो बेस्ट नोन वर्क है वो है कलेक्शन ऑफ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज। वो कौन सी स्टोरीज हैं? द थिंग्स दे कैरिड। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से एडिशनली नॉवेल्स लिखे हैं जिन सब का फोकस वियतनाम वॉर के ऊपर था और वियतनाम वॉर के आफ्टर मैथ क्या इफेक्ट्स थे उन सब के ऊपर। लेकिन जो इनका ये वर्क है रिस्पेक्टिव जिसको हम डिस्कस करें दैट इज बेस्ट वन, जो कि एंटी वॉर वर्क है
जिस तरह के द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर होम द बेल टोल्स, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट्स, ये सब वर्क्स थे। ये क्या है? एंटी वॉर वर्क्स हैं, एंटी वॉर नॉवल हैं जो कि वॉर के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योस बताते हैं कि वॉर जो है वो गम लेके आती है, सफरिंग लेके आती है, क्योटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। सेम बिल्कुल वैसे ये द थिंग्स दे कैरेट भी पोर्ट्रे करता है क्योस ऑफ वॉर को, वॉर की सफरिंग्स को, क्या इम्पैक्ट हुआ है लोगों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ये सब कुछ। ठीक है, तो हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन भी हो गया, हमारा जो स्टोरीज का कलेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया कवर, हमने की फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं करेक्टर लिस्ट की, क्योंकि इस नॉवल को, सॉरी, इस स्टोरीज के कलेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को इसके करेक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। जब तक हम लोगों के इसके करेक्टर्स का पता नहीं होगा तब तक हम इस स्टोरीज के कलेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राइटर ने ये सारी स्टोरीज लिखी ही करेक्टर के ऊपर है। कहीं पे राइटर बता रहा है जिमी क्रोस की स्टोरी, किसी स्टोरी के अंदर राइटर बता रहा है फ्रेंड्स के बारे में, किसी में एनिमीज के बारे में, किसी में लव के बारे में। तो जो हमारे स्टोरीज का नेम है उन्हीं स्टोरीज के अंदर हर करेक्टर का कोई ना कोई लिंक दिखाया गया है, हर करेक्टर की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। एनी हाउ, हमारे पास सबसे पहला करेक्टर आता है एलरॉय बर्डहल का। इसको टिम ओब्रॉय कहता है कि ये जो है, सॉरी, टिम ओब्रायन कहता है ये इसकी लाइफ का हीरो है। और ये एमसीक्यूज पे आता है कि किस करेक्टर को टिम ओब्रायन ने लाइफ हीरो कहा था, तो बेसिकली एलरॉय के करेक्टर को। ओब्रायन एलरॉय के साथ द टिप टॉप लॉज पे स्टे करता है फॉर अ वीक, और इसके अलावा एलरॉय उसको फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करता है। और इसका और एलरॉय का जिक्र बेसिकली स्टोरी है द रेनी रिवर, उसके अंदर आएगा, जिसमें सारा सीन जो है वो वियतनाम से पहले का दिखाया गया। मतलब वियतनाम पे जाने से पहले टिम ओब्रायन जो है वो डिसाइड करता है टू डोज द ड्राफ्ट। लेकिन क्या करता है ये? ही ड्राइव्स टू नॉर्थ टू कनाडा। ठीक है, वो नॉर्थ कनाडा की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाके एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है द टिप टॉप लॉज, वहाँ जाके रुक जाता है। वो जो बॉर्डर है उसका जो ऑनर है उसका नाम था एलरॉय। ठीक है, एलरॉय वहाँ पे इसको मिलता है, और एलरॉय जो है वो फिर ओब्रायन को रहने के लिए जगह भी देता है। ये 6 डेज उसके साथ स्पेंड करता है, ठीक है, राउंड अबाउट 1 वीक। और ओब्रायन यहाँ पे आता क्यों है? बेसिकली वो खुद को वॉर से बचा रहा है, वो वॉर पे जाना नहीं चाहता, उसको फेयर है वॉर का। और वॉर से बचने के लिए जिस ड्यूरेशन तक वो द टिप टॉप लॉज पे स्टे करता है ना, उस ड्यूरेशन तक एलरॉय उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। इवन जब उसके जाने का टाइम आता है तो एलरॉय उसको $200 देता है। ठीक है, जिसको हमारा जो राइटर है टिम ओब्रायन वो लेने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसको एमरजेंसी फंड के नेम से नोट लिख के वो पैसे उसको दे देता है। ठीक है, ये सारी स्टोरी कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? हमारी स्टोरी का नाम है द रेनी रिवर। ठीक है, ऑन द रेनी रिवर, उसके अंदर हम देखेंगे जहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर एलरॉय बर्डल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे, क्योंकि इसने इसको काफ़ी हेल्प आउट किया था, राइटर इसको कहता है द हीरो ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जिमी क्रोस का। जिमी क्रोस अगेन एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। ये अल्फा कंपनी के अंदर लेफ्टिनेंट है। ना ये कभी वॉर में जाना चाहता था और ना ही ये अपने साथ दूसरे आदमियों को वॉर में लेके जाना चाहता था। और एक लड़की से बहुत प्यार करता, उसका नाम है मार्था। ठीक है, अब ये वॉर पे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसको वॉर पे जाना पड़ा। एंड थ्रू आउट द वॉर क्या होता है, ही इज प्री ऑक्युपाइड विद, उसको बड़ी ज़्यादा याद आती है किसकी? मार्था की। उसके लेटर्स इसके पास हैं, उसकी 2 पिक्चर्स हमने पास रखी हुई हैं। और ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग, नॉस्टैल्जिया कहते हैं पास्ट में रहना, अगेन एंड अगेन इसको थ्रू आउट द वॉर रहती है, लेकिन दे नेवर गेट टुगेदर, वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास मार्था का। मार्था और जिमी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। ठीक है, दे वेंट ऑन अ सिंगल डेट इन कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के अंदर सिर्फ इनकी एक ही डेट थी। और उसके बाद जब जिमी क्रॉस वॉर में था तो उस ड्यूरेशन में मार्था उसको लेटर्स भेजती थी और उसने एक पेबल भेजा था फॉर अ गुड लक। तो वो, अब चीज़ क्या है यहाँ पे हमारे पास, जो जिमी क्रोस है उसके हाथ में एक क्या है? पेबल फॉर गुड लक, कि वो इसके लिए वॉर में हेल्पफुल प्रूफ होगा। दूसरा क्या है? लेटर्स जो कि मार्था ने उसको भेजे हैं। तीसरा उसकी
पिक्चर्स। और जो जिमी क्रोस है वो थ्रू एंड थ्रू यही चीज सोचता रहता है कि मार्था कैसी होगी, क्या अभी भी वो उसके बारे में सेम फीलिंग्स रखती होगी कि नहीं होगी, क्या वो एक वर्जिन है क्या नहीं है, क्या उसने शादी कर ली होगी कि नहीं होगी। तो हम देख सकते हैं कि वॉर जो है उसका ग्रेट इम्पैक्ट दिखाया गया हुआ है लव के ऊपर भी। और जिमी क्रॉस जो है वो एक ब्रोकन सोल दिखाई गई है, ठीक है, एक ब्रोकन सोल दिखाया गया है जो कि इन द मेमोरी ऑफ मार्था, मार्था की यादों में ही रहता है। मार्था कौन है आपको क्लियर हो चुका है, जो कि बिलवेड है जिमी क्रॉस की। और ये कहाँ पे आएगी, दो शॉर्ट स्टोरीज में देखेंगे हम लोग। एक शॉर्ट स्टोरी का नाम लव है उसके अंदर, और एक शॉर्ट स्टोरी जो कि फर्स्ट वन द थिंग्स दे कैरेड उसके अंदर। इन दोनों के अंदर ये करेक्टर हमारे पास मार्था का आएगा। अब फोर्थ करेक्टर है हमारे पास डेव जेंसन का। डेव जेंसन ये एक सोल्जर है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। इसके साथ ही ली स्ट्रंक, ये दोनों करेक्टर का आपस में लिंक दिखाया गया है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स। होता क्या है, डेव जेंसन जो है एक आर्ग्यूमेंट होता है इसका ली स्ट्रंक के साथ, और उस आर्ग्यूमेंट की बेस पे ये ली स्ट्रंक की नाक को तोड़ देता है, ठीक है। अब जब इसने ली स्ट्रंक की नाक को तोड़ दिया, इसको काफ़ी गिल्ट होता है, उसको काफ़ी फेयर फील करता है और ये अपनी नाक को भी तोड़ लेता है। एनी हाउ इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों ये वादा भी करते हैं एक दूसरे से कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी व्हील चेयर के ऊपर बाउंड हो गया तो दूसरा उसको मार देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ली स्ट्रंक बाउंड हो गया व्हील चेयर पे तो डेव जेंसन उसको मार देगा, या फिर अगर डेव जेंसन व्हील चेयर पे बाउंड हो गया तो ली स्ट्रंक उसको मार देगा। ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। एनी हाउ ली स्ट्रंक की डेथ कैसे होती है, इसकी जो राइट लेग होती है वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस दौरान पे जो जेंसन है वो इसके पास आता है। स्ट्रंक अपनी आंखें खोलता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसको मत मारना, ठीक है, यानी कि जो हमने पैक्ट किया था, जो वादा किया था, वो वादा मत पूरा करो, तुम मुझे मत मारो। वो अपनी लाइफ की भीख मांगता है उससे। एनी हाउ जेंसन उससे वादा करता है कि वो उसको नहीं मारेगा। बट एनी हाउ ली स्ट्रंक को मेडिक चॉपर के अंदर लेके जाया जा रहा होता है, यानी कि हेलीकॉप्टर के अंदर लेके जाया जा रहा होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और उस दौरान ही इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो जाती है तो ओब्रायन ये सोचता है कि ये न्यूज़ जब डेव जेंसन को पहुंचेगी तो वो उसका हैवी बर्डन जो है वो कम कर देगी। ये जो दोनों स्टोरीज थी, ये इन दोनों करेक्टर की मेन स्टोरी हम लोगों को एनिमीज स्टोरी नंबर 5 है और फ्रेंड्स स्टोरी नंबर 6 है, उसमें देखने को मिलेगी कि ये एनिमीज कब बने थे, जब जेंसन का जैक नाइफ गुम हो गया था और उसको चोरी करने वाला था स्ट्रंक। तब इनकी दुश्मनी हुई थी और जेंसन ने स्ट्रंक के नाक पे मुक्का मार के उसकी नाक को तोड़ दिया था। फिर उसके बाद जेंसन ने अपनी नाक को भी तोड़ दिया और इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। फिर दोस्ती होने के बाद इनका एग्रीमेंट हुआ था। मैं साथ साथ आपको समरी भी बताती जा रही हूँ इन कैरेक्टर्स के साथ ही, ताकि जो मेन आइडिया हमारा वो कवर होता जाए। लेकिन हम द थिंग्स दे कैरेड जो स्टोरी नंबर 1 है उसको सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी उसके ऊपर स्पेशल रिक्वेस्ट है इसलिए। और सेपरेटली अगर किसी और स्टोरी के ऊपर भी लेक्चर बनाना हुआ तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर भी इंशाल्लाह बना दूंगी। एनी हाउ हमारे इधर तक करेक्टर डिस्कस हो गया। अब हम बात करें टिम ओब्रायन की कि टिम ओब्रायन कौन है। ये इस स्टोरी का राइटर है, ये ऑथर भी है और प्रोटैगोनिस्ट भी है द थिंग्स दे कैरेट का, जिसने सारा कलेक्शन प्रोड्यूस किया किस बेस पे, अपनी मेमोरीज की बेस पे और जो इसके स्क्वाडमेट्स थे उनके एक्सपीरियंस की बेस पे, कैसे एक्सपीरियंस बिफोर सोल्जर, ड्यूरिंग और आफ्टर वियतनाम वॉर, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट था, उनकी क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनके क्या मेमोरीज थे, उन सबको लेके उसने ये वर्क प्रोड्यूस किया है। क्योबा का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये टिम ओब्रायन का बेस्ट फ्रेंड है वॉर के अंदर। ये एक नेटिव अमेरिकन है। ये वॉर में अपने साथ द थिंग्स दे कैरेट के अंदर मतलब अपने साथ क्या चीज़ लेके आता है, ये न्यू टेस्टामेंट की एक कॉपी लेके आता है अपने साथ। न्यू टेस्टामेंट यानी कि एक रिलीजियस चीज़, एक बाइबल। और इसकी डेथ हो जाती है मोटर फायर से, ठीक है, हैवी मोटर फायर होती है, उसकी बेस पे इसकी डेथ हो जाती है और इसको शिट फील्ड में दफनाया जाता है। और उस प्लेस को शिट फील्ड कहने वाले कौन होते हैं, ये जो ट्रूप्स के लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो खुद उन्होंने उस प्लेस का नाम शिट फील्ड रखा होता है।
अच्छा, क्योवा ने अपने साथ क्या रखा था? न्यू टेस्टामेंट, जो सिंबलाइज कर रहा था इसका एस्केप। एस्केप किस चीज़ में? रिलीजन के अंदर, ठीक है। ये अपने साथ न्यू टेस्टामेंट लेकर रिलीजन के अंदर एस्केप लेना चाह रहा था, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो है सैंडर्स का, जो कि एक्सपर्ट है स्टोरी टेलिंग का, और ये थ्रू आउट द वॉर स्टोरी बताता रहता है, कोई ना कोई स्टोरी सुनाता रहता है, क्योंकि इसका बिलीफ ये है कि जो वॉर के अंदर स्टोरीज बताना है ना, वो करेक्ट वे है एस्केपिज्म का। और ये भी बिलीव करता है कि वॉर के अंदर वॉर स्टोरी सुनाना एक अच्छा तरीका है। और साथ साथ ये भी कहता है जो वॉर स्टोरीज होती है ना, उनका कोई मकसद भी नहीं होता, बेबुनियाद होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास रॉब रैट किले, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक मेडिक है अल्फा कंपनी के अंदर। मेडिक मीन्स एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि एक डॉक्टर। और ये फेमस है किस बेस पे? कि इतना प्रेशर होता है, और इतने प्रेशर के अंदर भी ये जो वाउंडेड मैन होते हैं उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, तो इसलिए इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी है। लेकिन इस दफ़ा इसके ऊपर वॉर का इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की बेस पे ये अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठता है, और इंटेंशनली अपनी टांग के ऊपर, अपनी टो के ऊपर क्या करता है? शूट कर लेता है, ताकि इसको जो ये वॉर हो रही है वहाँ से निकाल दिया जाए। टो मतलब जो पाँव होते हैं ना, पाँव के आगे जो उंगलियां होती हैं वो सेपरेट पार्ट्स, ठीक है, उसको कहते हैं। ये वहाँ पे शूट करता है। रीज़न क्या है? ताकि खुद को मारेगा, इंजर्ड होगा, इंजर्ड होने की बेस पे इसको वॉर है, वॉर से निकाल दिया जाएगा, इसको जो ये कम्बाट है उससे दूर कर दिया जाएगा। देन है हेनरी डॉबिन्स का करेक्टर। हेनरी डॉबिन्स एक सिंपल मैन दिखाया गया हुआ है, जो कि इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन ये अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग्स लेके आया है, और इसका बिलीफ ये है कि स्टॉकिंग्स अपने पास रखेगा ना तो इसको कम्बाट में, यानी कि इस वॉर के अंदर इसके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको इस वॉर से सेफ रखेगी, ठीक है। ये इसका बिलीफ है। तो ये क्या लेके आया अपने साथ? अपनी गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग्स। और यहाँ पे जो विमेन का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर जो विमेन का रोल है वो उसको उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि जिमी क्रॉस अपने साथ क्या लेके आया? मार्था की पिक्चर्स, मार्था के लेटर, मार्था की मेमोरीज। वो क्या है? सोर्स ऑफ एस्केप है। एस्केप किससे? वॉर से, वॉर के इम्पैक्ट से। और क्या है? सोर्स ऑफ होप है। होप किस चीज़ का? कि वॉर खत्म हो जाएगी और ये वापस जाएगा। तो यहाँ पे विमेन जो है एस्केपिज्म के तौर पे एक्ट कर रही हैं। हेनरी डॉबिन्स का लेके आया, अपनी गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग्स लेकर आया। अगेन किस चीज़ के लिए? समझता है इसके लिए शेल्टर है जो इसको इस वॉर से सेफ रखेगी। वो इसके लिए मतलब सिंबल क्या है? वो सिंबलाइज कर रहा है होम को, सिंबलाइज कर रहा है एस्केपिज्म को, और एक सोर्स बन रहा है जो कि इसको डिस्ट्रैक्ट करेगा हार्श रियलिटीज़ से। हार्श रियलिटीज़ कौन सी है? कि एक मशीन गनर बन चुका हुआ है, ये एक सोल्जर्स मतलब सोल्जर का हिस्सा है, खुद ही एक सोल्जर है, एक आर्मी का हिस्सा है ये, ठीक है। और इसने एक बैटल लड़नी है, उससे इसको डिस्ट्रैक्ट करती है वो, क्या नाम है उसका? स्टॉकिंग्स, ठीक हो गया। तो साथ ही हम लोगों ने जो विमेन का क्वेश्चन है वो भी कवर कर लिया है कि मार्था की सिग्निफिकेंस बीच में आ गई, बीच में गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग की सिग्निफिकेंस आ गई। इस तरह से हम देखेंगे एक मार्क फोसी का कैरेक्टर है। मार्क फोसी अपनी गर्लफ्रेंड को इनवाइट करता है, इसका नाम है मैरी एन। वो उसको वियतनाम में इनवाइट कर रहा है, ठीक है। कौन है? मार्क, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, फोसी, जो कि अगेन एक सोल्जर है, वियतनाम में फाइट कर रहा है। और ये क्या करता है? ये अपनी गर्लफ्रेंड को इस वॉर के अंदर इनवाइट करता है, इसका नाम है मैरी एन। क्यों इनवाइट करता है? क्योंकि ये सोचता है कि जब मैरी एन इस बैटल के अंदर आएगी तो उसकी प्रेजेंस जो है वो इसको हॉरर से बचा लेगी। हॉरर कौन सा? वॉर का हॉरर, वॉर का टेरर, वॉर का फियर। और ये जो मेन थे हमारे पास, जिमी क्रॉस, हेनरी डॉबिन्स, फिर मार्क फोसी, ये क्या है? ये इन विमेन को ना सिर्फ अपनी फियर और नीड का सोर्स समझ रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं ये इनके लिए मोटिवेशन भी है, जो इनके लिए मोटिवेशन बन रही है टू सर्वाइव द वॉर। तो ये विमेन जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या है? ये सोलेस भी बन रही हैं, कंफर्ट भी बन रही हैं, और मोटिवेशन भी बन रही है मैन के लिए फॉर सर्वाइविंग द वॉर, ठीक है, इन द वॉर। अब ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आता है वुमेन का रोल इसमें क्या है, तो वो क्लियर हो चुका होगा आपको। साथ ही सिंबल भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, द थिंग्स दे कैरेट के अंदर उन्होंने जो चीज़ें पकड़ी हुई हैं वो किसको सिंबलाइज कर रही हैं, और करेक्टर भी हमारे साथ साथ डिस्कस हो रहे हैं जो कि ओवरऑल स्टोरी की समरी को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं हम, अजार।
ये भी अल्फ़ा कंपनी का मेंबर है। और उसके अलावा जो क्योवा था, उसकी जब डेड बॉडी मिट्टी में फंस गई थी, तो उसको उस मग से, उस मड से, उस डर्ट से निकालने वाला ये अज़ार पर्सन होता है। और क्योवा की डेथ कैसे हुई थी याद है? मोटर फायर के अंदर जल के मर गया था। देन है कैथलीन। कैथलीन टिम ओब्रायन की बेटी है। 9 या फिर 10 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है। कंस्टेंटली अपने फादर से क्वेश्चन करती है कि क्यों मेरे फादर यानी कि आप क्यों अगेन एंड अगेन सो मैनी वॉर स्टोरीज लिखते हैं, आप जंग के बारे में इतना क्यों लिखते हैं, क्यों आप वॉर की इतनी स्टोरीज लिखते हैं, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करती है। इवन के इसके फादर ट्रिप करते हैं वियतनाम की तरफ, और ये यहाँ पे अपने फादर के साथ वियतनाम की तरफ ट्रिप करके जाती है, जहाँ पे ये जिस जगह पे क्योवा की डेथ हुई थी, उसको दफनाया गया था, उस जगह को रिविजिट करते हैं। देन है कर्ट लेमन का करेक्टर। ये एक हाइपर मैस्कुलिन फिगर दिखाया गया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये काफ़ी प्रैंक्स भी करता है, अपनी डेंजरस प्रैंक की बेस पे भी फेमस है। ये वॉर को काफ़ी इंजॉय करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है। और जब आर्मी का डेंटिस्ट इसको पकड़ता है, उस टाइम पे ये बेहोश हो जाता है। यानी हाँ, बाद में डेंटिस्ट से डिमांड करता है कि जो उसका हेल्दी टूथ है उसको बाहर निकाल दे। लेमन की डेथ कैसे होती है? ये रिग मोटर राउंड के ऊपर ना स्टेप रख देता है, अपना पाँव रख देता है, उसकी इसकी डेथ हो जाती है। रिग बेसिकली एक रस्सी से बनी होती है, और मोटर जो है वो लाइक पाउडर होता है ना आग लगाने वाला, उसको कहते हैं। फिर है मार्क फोसी, जो मैंने बताया था आपको, सोल्जर है। बेसिकली एक सोल्जर मतलब ये आर्मी के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे है, ठीक है। ये भी एक मेडिक है, जिस तरह रैट किले था, ये भी रैट किले की तरह रैट किले के साथ मिलकर ही डिफरेंट सोल्जर्स का जो उनके वाउंड्स थे उनका इलाज किया करता था। एंड ही वॉज द वन जिसने मैरी एन बेल को इनवाइट किया था वियतनाम वॉर पे। मैरी एन बेल कौन है? ये मार्क फोसी की एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड है। अब मैरी एन बेल आती है कहाँ पे? वियतनाम पे। एक वाइड आइड और एक इनोसेंट गर्ल होती है, लेकिन जब ये आती है वियतनाम पे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक स्पेक्टेटर से टू अ फाइटर। आई तो ये वियतनाम पे देखने के लिए थी ना मार्क फोसी के कहने पे, लेकिन जब ये वियतनाम पे आई तो एक फाइटर बन जाती है जो कि फाइट करना शुरू कर देती है वहाँ पे। और फोसी बड़ा डिवास्टेटेड फील करता है ये चीज़ देखकर कि इसने इसके ऊपर यानी कि मार्क फोसी की जगह पे चूज़ किया वॉर को, और वॉर में पार्टिसिपेट किया। फिर एडी डायमंड जो कि सुपीरियर है फोसी से अपनी पोस्ट के लिहाज से, इसका कोई इतना रोल नहीं है। देन है नॉर्मन बेकर। इसको 7 मेडल्स मिले थे जब ये वियतनाम से वापस आया था। ये टॉर्चर फील करता है। टॉर्चर किससे? गिल्ट से, ठीक है। अब ये थिंग्स दे कैरेट के अंदर आ गए ना, इंटेंजिबल चीज़ गिल्ट। ये गिल्ट से टॉर्चर फील करता है। इसको लगता है कि जो क्योवा की डेथ हुई थी उसका रिस्पॉन्सिबल ये खुद है। और ये ओब्रायन से कहता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लिखे जिसमें बताया जाए कि हाउ ग्रेट सोल्जर ही वॉज। और वॉर के बाद इसने खुद को हैंग कर लिया था, और इससे इसकी इस तरह डेथ हो गई थी। मतलब अभी वॉर से बिल्कुल सेफ वापस गया है, लेकिन जब ये वॉर से बच के वापस गया तो अपने होम टाउन में जाके इसने खुद को हैंग कर लिया था ड्यू टू गिल्ट, ड्यू टू प्रेशर ऑफ वॉर। फिर सैली क्रैमर जो कि इसकी नॉर्मन बेकर की एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी। फिर मैक्स अर्नोल्ड, ये नॉर्मन बेकर का चाइल्डहुड फ्रेंड था। फिर लिंडा जो कि टिम ओब्रायन की स्वीट हार्ट थी जब ये छोटी थी, लेकिन इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ जिस बेस पे ये 9 ईयर्स ओल्ड की एज में ही इसकी डेथ हो गई थी। फिर टेड लेवेंडर जो कि सबसे पहले इसकी पूरी वॉर के अंदर सबसे पहले डेथ टेड लेवेंडर की हुई थी। और कैसे हुई? इसके सर पे लगी थी गोली, ये पी ब्रेक में था, और उसके बाद ये अपने साथ क्या चीज़ लेके आया था? ये ट्रैंकुलाइजर अपने साथ लेकर आया था। तो यहाँ हो गए कैरेक्टर्स हमारे कवर। अब थोड़ा सा थिंग्स दे कैरेट यानी कि जो हमारा शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन उसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 22 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसके अंदर ओब्रायन ने जो इसका टाइम था वियतनाम वॉर के अंदर एज अ सोल्जर उसको रिकॉल किया है, जिनके अंदर हमारी फर्स्ट स्टोरी है द थिंग्स दे कैरेट, जिसके अंदर हम लोगों को जिमी क्रॉस और साथ में मार्था के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया हुआ है कि इनकी एक सिंगल डेट हुई थी कॉलेज में, और उसके बाद जिमी क्रॉस को भेज दिया गया था इस वियतनाम वॉर में। उसके बारे में बताया गया है। जिमी क्रॉस अपने साथ लेटर्स लेके रखता है मार्था के, मार्था उसको लेटर्स लिखती है, और जिमी क्रॉस ने अपने पास उसकी 2 पिक्चर्स रखी हुई हैं। ये सब कुछ यानी कि इनके मोस्टली रिलेशनशिप को फोकस किया गया है। फिर बाद में टेड लेवेंडर की डेथ के बारे में बताया गया कि सोल्जर था टेड लेवेंडर जिसके सर के ऊपर गोली लगी थी, और सबसे पहले डेथ टेड लेवेंडर की हुई थी।
और साथ ही इस स्टोरी के अंदर ये भी बताया गया कि कौन कौन आदमी, कौन कौन सोल्जर अपने साथ क्या क्या लेकर आया था। कुछ इमोशंस लेके आए थे, कुछ ने वॉर का बर्डन अपने साथ किया हुआ था, कुछ ने कुछ सप्लाईज रखी थी, कुछ ने कुछ टोकन्स ऑफ लक रखे हुए थे अपने साथ। ये सब कुछ कि क्या टेंजिबल थिंग्स थी, क्या इंटेंजिबल थिंग्स थी। इंटेंजिबल मतलब मैंने बताया था आपको, फीलिंग्स सारी की आ जाती हैं, और टेंजिबल जो टचएबल चीज़ होती है, जैसा कि जिमी क्रोस के पास टेंजिबल चीज़ मार्था की पिक्चर थी, और साथ में इंटेंजिबल भी चीज़ फीलिंग्स ऑफ मार्था थी। ठीक है। टेड लेवेंडर था, उसने अपने पास ट्रैंकुलाइजर पिल्स रखी हुई थी, मतलब वो पिल्स जो कि आपको रिलैक्स कर देती हैं, आपको नींद दिलाती हैं, काइंड ऑफ ड्रग्स। और वो क्यों रखी थी? वो एक सोर्स ऑफ एस्केप था। ठीक है। वो ट्रैंकुलाइजर पिल्स जो थी वो एस्केप को सिंबलाइज कर रही थी। एस्केप किससे? वॉर से। ठीक हो गया। क्योवा ने अपने साथ हंटिंग हेडसेट रखा था। हेडसेट मतलब कुल्हाड़ा, जिससे शिकारी शिकार करता है। हेनरी डॉबिन्स ने अपने साथ एक्स्ट्रा फूड भी रखा हुआ था, अपने साथ मशीन गन भी रखी हुई थी, अपनी गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग भी रखी हुई थी। डेव जेंसन ने अपने साथ सोप रखा था, डेंटल फ्लोस रखा था, फूड पाउडर रखा था, विटामिन्स रखी हुई थी। मिचेल सैंडर्स ने अपने साथ ब्रास नकल्स रखे थे, यूनिट रेडियो रखा हुआ था। नॉर्मन बॉकर ने अपने साथ रखा हुआ थी एक डायरी। क्यूबा ने अपने साथ न्यू टेस्टामेंट का एक वॉल्यूम रखा हुआ था। रैट किले ने अपने साथ मेडिकल किट रखी थी, ब्रांडी रखी थी, कॉमिक बुक रखी हुई थी। ये तो सब हो गई ना टेंजिबल चीज जिसको छू सकते हैं। साथ ही साथ जो नरेटर है वो कहता है इन्होंने अपने साथ ग्रीफ, टेरर, लव एंड लॉन्गिंग रखी हुई थी। लॉन्गिंग मतलब ख्वाहिशात। तो ये सब कुछ किस में बताता है? द थिंग्स दे कैरिड में बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास अननेम्ड नरेटर है जो कि थर्ड पर्सन के अंदर हम लोगों को नरेशन कर रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे साथ ही आपको स्टोरी बता चुकी हूँ, और साथ ही साथ मैंने उन्होंने क्या बताया इसके अंदर कि जो चीज़ें उन्होंने पकड़ी हुई थी, तो राइटर यहाँ पे ये कर रहा है, राइटर जो नरेटर है हमारे पास, वो करेक्टर्स को, सोल्जर्स को उनकी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा है हमें, जिसमें वो टेंजिबल चीज़ों को भी लेके आ गया है और इनटेंजिबल चीज़ों को भी लेके आ गया है। स्पेशली इसके अंदर जो लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस था उसका जिक्र किया गया कि उसने अपने पास मार्था की पिक्चर्स रखी हुई थी, जिस पिक्चर में मार्था वॉलीबॉल खेल रही थी। इसी के साथ उसने अपने पास मेमोरीज रखी थी अपनी डेट के बारे में, जो उसकी डेट फर्स्ट गुजरी थी मार्था के साथ। और ये जो लेफ्टिनेंट जिमी क्रॉस था ये लीडर था। ठीक है। तो ओब्रायन यहाँ पे जोर ये दे रहा है कि जो जिमी क्रॉस है वो अपने साथ सारी चीज़ें लेकर आया है, लेकिन इन एडिशन वो क्या कर रहा है, जितने भी इसके साथ आदमी हैं उनकी लाइव्स को भी अपने साथ लेकर आया है। ठीक है। एडिशन कैरीज द लाइव्स ऑफ हिज मैन, जितने भी आदमी उनकी लाइफ भी इस पे डिपेंड करती है जिमी क्रॉस के ऊपर। फिर है दूसरी स्टोरी लव, जिसके अंदर जो जिमी क्रॉस है वो टिम ओब्रायन को विजिट करता है वॉर खत्म होने के बाद, और वहाँ पे ये दोनों मार्था को डिस्कस करने लग पड़ते हैं। फिर क्रॉस कहता है टिम ओब्रायन को कि तुम कोई ऐसी स्टोरी लिखो जिसके अंदर मैं एक बेस्ट प्लाटून लीडर, यानी कि एक ट्रूप का बेस्ट लीडर काउंट हूँ, और मार्था वो पढ़े और वो पढ़ के मार्था में को मैं दोबारा मिल जाऊँ। ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर जिमी क्रॉस और मार्था का जो ये रीयूनियन हुआ था कॉलेज के अंदर आफ्टर वॉर, वो भी दिखाया गया है। देन है स्पिन, थर्ड स्टोरी है जिसमें मल्टीपल मेमोरीज दिखाई गई हैं टिम ओब्रायन की, जिसके अंदर बताता है जो मिचेल सैंडर्स था उसने अपनी बॉडी लाइज को अपने होम टाउन ड्राफ्ट बोर्ड में भेजा। नॉर्मन बॉकर ने और हेनरी डेबिस ने क्या किया, ये एवरी नाइट अदर चेकर्स खेलते थे, एक्ट करते थे। ओब्रायन की डॉटर कैथलीन थी, वो ओब्रायन से कहती कि आप ये जो सो मनी स्टोरीज लिखते हैं ना अबाउट वॉर, ये लिखना छोड़ दें। ओब्रायन जो है वहाँ पे फिर क्योवा को रिकॉल करता है कि क्योवा टीचिंग किया करता था क्योंकि वो न्यू टेस्टामेंट पढ़ता था। रैट किले और डेव जेंसन थे, उन्होंने रेन में डांस किया था। टेड लेवेंडर ने एक पपी रख लिया था जिसको अजार ने जला दिया था। और ओब्रायन कहता है वो सब कुछ लिखना चाहता है। ये क्यों? क्योंकि जब मेमोरी चले जाती है, मतलब याददाश्त भूल जाती है, और वो सब कुछ भूलना चाहता था, उन सबको वो लिख के रिकॉर्ड बनाना चाहता था, इसलिए वो लिख रहा था ये सारी स्टोरीज। देन है ऑन द रेनी रिवर, जिसके अंदर इसकी मुलाकात एलरॉय से हुई थी। एलरॉय जो इसको द टिप टॉप लॉज पे मिला था,
ठीक है। फिर है एनिमीज और फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने देखा कि डेव जेनसन और ली स्ट्रंग कैसे एनिमीज बने थे और कैसे इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। देन है हाउ टू टेल अ ट्रू वॉर स्टोरी, जिसके अंदर ओब्रायन कोशिश करता है कि वो जो स्टोरीज है वॉर की वो बताता जाएगा और उनको मज़ीद ट्रूअर रियलिटी बनाकर दिखाएगा, जो रियलिटी होती है उसको मज़ीद रियलिटी बना के दिखाएगा। द डेंटिस्ट, जिसके अंदर हम कर्ट लेमन का और डेंटिस्ट का रोल देखते हैं कि कर्ट लेमन जो डरता है डेंटिस्ट से, आर्मी डेंटिस्ट से, और जब आर्मी डेंटिस्ट उसको टच करता है वहाँ पे कर्ट लेमन बेहोश हो जाता है। फिर है स्वीट हार्ट ऑफ द सॉन्ग ट्राबोंग, जिसके अंदर ये हमें रेड किले के बारे में बताता है, मार्क फोसी के बारे में बताता है कि मार्क फोसी कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है, मैरी एन बेल को, वियतनाम वॉर पे, लेकिन चीज़ें जैसे वो मार्क फोसी ने प्लान की होती हैं वैसे नहीं चलती हैं। फिर है स्टॉकिंग्स, जिसके अंदर हेनरी डॉबिन्स के बारे में बताया गया कि हेनरी डॉबिन्स अपने पास अपनी गर्लफ्रेंड की स्टॉकिंग लेकर आया हुआ है और वो उसको अपने लिए एक चार्म समझता है, एक गुड लक चार्म समझता है कि जो है ना इस वॉर के अंदर ये स्टॉकिंग उसके लिए हेल्प आउट करेंगी। और जब जो सोल्जर्स होते हैं इसकी जब ये स्टोरी सुनते हैं स्टॉकिंग्स की, तो पहले तो इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो वाकई हैरान होते हैं और इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि बैटल के अंदर डॉबिन्स को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। देन है चर्च, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि जिस जगह पे ये प्लेटून ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे 2 मंक्स भी होते हैं और वो मंक्स जो है वो हेनरी डॉबिन्स को लाइक करते हैं और डॉबिन्स क्योबा को कहता है कि वॉर के बाद वो हो सकता है कि एक मंक बन जाए। फिर है द मैन आई किल्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है इन सब कलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर ओब्रायन ने खुद एक आदमी को मारा था और उस आदमी को मारने के बाद ओब्रायन उस मेमोरी को नहीं भूल पाया। वो स्टिल उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को देख रहता है। तो कियोवा कहता है उसको, ओब्रायन को, कि तुम इस डेड बॉडी को देखना छोड़ दो और मुझसे बात करो। एनी हाउ, इसके बाद है एम्बिश, जिसके अंदर ओब्रायन कहता है कि उसकी डॉटर कैथलीन ने उससे पूछा था कि कभी भी आपने अपनी लाइफ के अंदर किसी को मारा है, तो उसमें ओब्रायन उससे झूठ बोलता है और कहता है कि ही हैज़ नॉट, लेकिन बाद में वो स्टोरी बताता है टू एन अडल्ट कैथलीन, ठीक है, यानी कि कैथलीन उसमें बड़ी हो चुकी है, वो एक स्टोरी लिख रहा है और कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करता है कि एक ना एक दिन उसको सच ज़रूर बताएगा। और जहाँ पे फिर वो उसी मेमोरी को रिकॉल करता है जो कि प्रीवियस स्टोरी द मैन आई किल्ड के अंदर थी, जिसको इसने मारा था, उसी आदमी को फिर से रिकॉल करता है और वो आदमी की जो मेमोरी है इसको स्टिल हाउंट करती है। लेकिन जो ये स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है उसके अंदर उस मेमोरी में क्या होता है, जो यंग मैन है कीप्स वॉकिंग डाउन द पाथ एंड सर्वाइव, बच जाता है इसकी मेमोरी के अंदर। फिर है स्टाइल, इसमें वियतनामीज गर्ल होती है वो डांस कर रही होती है। अज़ार पूछता है ये क्यों डांस कर रही है। बाद में सोल्जर्स को एक विलेज मिलता है और साथ ही साथ सोल्जर्स को उस गर्ल की जो फैमिली होती है उसकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। सोल्जर्स उस गर्ल की फैमिली की डेड बॉडीज़ देखते हैं, लेकिन एनी हाउ वो जो लड़की है स्टिल अपना डांस कंटिन्यू रखती है। उसके बाद सोल्जर जो है वो विलेज छोड़ के चले जाते हैं और बाद में अज़ार जो है वो जिस तरह लड़की डांस कर रही होती थी उसी तरह डांस करने लग पड़ता है इन अ मॉकिंग वे। हेनरी डॉबिन्स जो है वो अज़ार को पकड़ता है और इससे कहता है कि तुम इस तरह करना बंद कर दो, अगर तुम डांस करने से ना रुके तो मैं तुम्हें इस दीवार से नीचे फेंक दूंगा, उसको धमकी देता है। इसमें ये होता है। फिर स्पीकिंग ऑफ करेज, इसमें सारी नॉर्मन वॉकर की स्टोरी दिखाई गई, जिसमें वो सोचता है कि क्योवा की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद दूं। उसके मेडल, उसकी अचीवमेंट, उसके गिल्ट का जिक्र किया गया है। फिर है नोट्स, जो कि पोस्ट स्क्रिप्ट स्टोरी है स्पीकिंग ऑफ करेज के बारे में ही, जिसमें ओब्रायन बताता कि इसने कैसे स्पीकिंग ऑफ करेज लिखना शुरू की थी जब नॉर्मन वॉकर ने उसको 17 पेज का लेटर भेजा था और नॉर्मन वॉकर ने उसको कहा था कि इसके बारे में स्टोरी लिखे जिसमें बताया कि इसका वॉर के अंदर क्या रोल था। देन है इन द फील्ड, जिसमें जो फील्ड रेफर किया जा रहा है वो क्योवा की डेथ प्लेस को रेफर किया जा रहा है। ये सारी स्टोरी जो है वो क्योवा की डेथ के बारे में है। फिर है गुड फॉर्म, जहाँ पे ओब्रायन स्टोरीज के बारे में बताता है कि कौन सी स्टोरी होती है जिसमें सच होता है और बताता है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रूथ इन अ स्टोरी, स्पेशली वॉर स्टोरी के अंदर। कहता है यहाँ पे जो स्टोरी होती है उसमें एक हैपनिंग ट्रूथ होता है, एक स्टोरी ट्रूथ होता है, और वो हैपनिंग ट्रूथ और स्टोरी ट्रूथ को डिफाइन करता है। स्टोरी ट्रूथ जो कि स्टोरी के लिए उस पर चीज़ डाली जाए, हैपनिंग ट्रूथ जो कि रियलिटी में हो रहा हो। स्टोरी मतलब जो कि एक कहानी को फॉर्म देने के लिए उसके अंदर सच डाला जाए, वो स्टोरी ट्रूथ है। और हैपनिंग ट्रूथ जो कि रियलिटी में हुआ हो। कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने यंग मैन को माइकी के बाहर यानी यंग मैन को मैंने मारा है तो ये झूठ होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने यंग मैन को नहीं मारा
तो ये झूठ नहीं होगा। अब एक्चुअली में क्या है कि उसने यंग मैन को इंटेंशनली नहीं मारा, ठीक है, वो उससे मर गया। तो कहता है अगर मैं कहूँ मैंने उसको नहीं मारा तो ये झूठ नहीं होगा। फिर है फील्ड ट्रिप, जिसके अंदर इसने अपनी बेटी को लेके गया है वियतनाम की फील्ड में, जहाँ पे क्योबा की डेथ हुई थी उस जगह पे। फिर है द घोस्ट सोल्जर्स, जिसमें 2 बुलेट्स को रिकॉल करता है जो इसको वियतनाम में मिली थी। ये दोनों बुलेट्स इसको लगी थी, जिसमें से रैट किलर ने इसकी फर्स्ट बुलेट को ट्रेड कर लिया था, लेकिन जो सेकंड बुलेट थी वो इसको तकरीबन मारने ही वाली थी। एंड देन है हमारे पास स्टोरी नाइट लाइफ, जिसमें बताया गया कैसे रैट किलर ने अपनी ही फुट के ऊपर खुद को शूट कर लिया था ड्यूरिंग ड्यूटी। और क्यों मारा था? ताकि उसको ये जो कंपैर्ट है उससे निकाल दिया जाए। फिर द लाइव्स ऑफ द डेड, जिसमें ओब्रायन इन सोल्जर्स जो कि वियतनाम के अंदर थे, जिनकी डेथ हुई थी, और ये वॉर टाइम का जो एक्सपीरियंस था, इन सबको रिलेट करता है इसकी स्वीट हार्ट लिंडा से, जो कि इसकी चाइल्डहुड में स्वीट हार्ट रही है, जिसकी डेथ ब्रेन ट्यूमर से हुई थी जब वो 9 साल की थी। तो ये था हमारा ओवरऑल समरी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की है कौन कौन से इन सब के पास थी। इंटेंजिबल, फियर, लव, गिल्ट, रिपेंटेंस, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर चीज़ें जो उन्होंने अपने पास पकड़ी हुई थी वो चीज़ें। जिमी क्रॉस के पास लेटर थे जिसका नाम मार्था था, उस लड़की की, उसकी पिक्चर्स भी थी 2 इसके पास। हैनी डॉबिन्स के पास एक्स्ट्रा रेशंस था, यानी कि खाना था, एमओ था, M16 था। और डेव जेंसन के पास टूथब्रश, डेंटल फ्लो, सोप था। टेड लेवेंडर के पास ट्रैंक्लाइजर था, स्लीपिंग पिल्स। नॉर्मन बकर के पास एक डायरी थी। रैट किलर के पास एक कॉमिक बुक्स थी, और साथ में मेडिकल सप्लाईज थी। क्योवा के पास एक न्यू टेस्टामेंट की कॉपी थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने पकड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।